हेलो एवरीवन। आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है संगीता's पाठशाला में। मैं संगीता मोदक, आपकी अर्थशास्त्र की शिक्षिका, एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ। तो आज हम लोग क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 संसाधन के रूप में लोग यानी कि पीपल एज रिसोर्स पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग इस चैप्टर का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और ऊपर आई बटन पे भी दिया हुआ है। आप प्लीज़ उसको चेक कर लीजिएगा। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका मैं जो है सॉल्यूशंस आपको बताऊंगी। नेक्स्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 3। जैसा कि मैंने कहा, पार्ट 3 में हम लोग आज जो है शिक्षा जो है मानव संसाधन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, आज उसका हम लोग आगे थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स को पढ़ेंगे। और साथ ही हम लोग स्वास्थ्य का क्या जो रोल है मानव संसाधन के लिए ये भी देखेंगे, और बेरोजगारी जो टॉपिक है इसको भी आज हम लोग इसमें कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। आज हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो देखने वाले हैं शिक्षा के विषय में। अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग देख रहे हैं वो है जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। हम लोग ये बात को जानते हैं, जनसंख्या जो है बटी हुई है कुछ भागों में। तो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16.6% यानी कि 16.6% अधिक है। मतलब पुरुषों में जो आपका साक्षरता दर है वो अधिक है महिलाओं के मुकाबले। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2011 केरला के कुछ जिलों में साक्षरता दर 94% है, जबकि बिहार में 62% ही है। यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ है साक्षरता दर? केरला में, और बिहार में सबसे कम है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 2015 से 16 प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 8.41 लाख से भी अधिक गांवों में फैला हुआ है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को जो है 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। मतलब सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने देखा है कि उनका टारगेट था 2010 के अंदर जितने भी प्राथमिक स्कूली शिक्षा जो हम लोग प्रदान करते हैं वो 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं उन लोगों को निःशुल्क जो शिक्षा प्रदान की जाए और हर एक बच्चे को जो है शिक्षा प्रदान की जाए। तो ये किसके अंतर्गत था? सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। अब देखिए, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लोटो शिविर प्रारंभ किया गया था। ये दो जो है प्रथाएं प्रारंभ की गई थी, सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लोटो शिविर। नेक्स्ट है कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने, बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन की योजना क्रियान्वित की जा रही है और ये अभी भी चल रही है। हम जानते हैं कि मिड डे मील के रूप में जो है बच्चों को ये दी जा रही है ताकि जो बच्चों का पार्टिसिपेशन हो वो ज़्यादा हो, बच्चे इस वजह से स्कूल ज़्यादा आए, दाखिला ज़्यादा करें। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। तो अब हम लोग आगे स्वास्थ्य को देखेंगे। तो अब स्वास्थ्य भी बहुत महत्वपूर्ण एक रोल अदा करता है, भूमिका अदा करता है हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मानव संसाधन के रूप में। तो आइए देखते हैं कि स्वास्थ्य में हमें क्या पता चलता है, किस प्रकार से कार्य करती है। तो फार्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फार्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगा जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वास्थ्य जो श्रमिक के बराबर कार्य नहीं कर पाए? मतलब जो स्वस्थ श्रमिक होते हैं उसके बराबर जो कार्य नहीं कर पाएगा, क्या हम ऐसे श्रमिकों को रखना पसंद करेंगे? आप ही का एक दुकान है, आप ही कहिए आपके पिताजी का या चाचा जी का दुकान है, आप क्या उसमें ऐसे लोगों को काम कराएंगे जो कि स्वस्थ नहीं है, जो कि आपको सही तरीके से काम ना करके दे पाए? नहीं। क्यों? क्योंकि आप हमेशा चाहेंगे कि आपका जो उत्पादन हो या फिर आपका जो बिक्री हो वो हमेशा ज़्यादा हो। लेकिन अगर कोई स्वास्थ्य नहीं है तो वो काम कैसे कर पाएगा ठीक तरीके से? तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। तो अब आगे देखिए, कुछ बिंदुएं हैं जिसको कि आप गौर करिएगा। जैसे कि हम लोग को इस पर 3-4 चीज़ें पढ़नी है स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में। पहला है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से है। मतलब कि 1 वर्ष से कम आयु वाले जो बच्चे जिनकी मृत्यु हो जाती है उस दर से है।
अब जन्म दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या से है। जन्म दर प्रति 1000 व्यक्तियों में से कितने बच्चों की जो है जन्म होती है उससे है। और तीसरी है मृत्यु दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या से है, यानी कि प्रति 1000 व्यक्तियों में से कितनी लोगों की मृत्यु हो रही है उस दर से है। अगर आप अपने स्क्रीन पे इस तालिका को देख पा रहे हैं तो देखिए इस तालिका में जो है 2013 से लेकर के 17 तक के आंकड़े दिए हुए हैं, जिसमें कि हम लोगों ने विभिन्न तरीके के जो स्वास्थ्य से संबंधित जो भी आंकड़े हैं उनको दिखाया है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है उप केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मतलब जितने भी हेल्थ केयर सेंटर्स है उसके बारे में हम लोगों ने बात की है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 2013 से लेकर के 2017 में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ है इन सब फैसिलिटीज़ में। ठीक है, पहले क्या था 1,81,139 था संख्याएं, अब बढ़ करके 2017 में इन केंद्रों की संख्या कितनी हो गई है 1,87,505। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेकंड जो श्रेणी है उसकी बात करते, द्वितीय श्रेणी की बात करते, तो वहाँ पे औषधालय तथा अस्पतालों की बात की है। इनकी संख्याओं में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, और जब से ये पैंडमिक का सिचुएशन है इस सिचुएशन में भी और ज़्यादा डेवलपमेंट का काम हुआ है। 2017 के बाद भी अगर हम देखते हैं 2021 तक में और ज़्यादा डेवलपमेंट काम हुए हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि सरकारी जो भी नीतियाँ थी, जो भी मतलब उनके तरफ से जो भी विस्तार हुआ है कार्यों में, स्वास्थ्य केंद्र चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था में, वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ी है, संख्याओं में बढ़ी है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका भारतीय चिकित्सा परिषद में पंजीकृत जो डॉक्टर, रजिस्टर्ड जो डॉक्टर्स हैं उनकी संख्याओं में भी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर हम इस तालिका को देखते हैं तो जितने भी स्वास्थ्य से रिलेटेड, हेल्थ केयर रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में जो है वृद्धि हम लोग को दिख रही है। और 2017 के बाद भी काफ़ी सारी जो है कार्यक्रम जो है, योजनाएं जो है, प्रोजेक्ट्स जो है वो चालू की गई है, जिससे कि और भी ज़्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है, स्वास्थ्य से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनमें जो है काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेरोजगारी, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। तो आप अपने स्क्रीन में देखिए कि बेरोजगारी आखिर ये है क्या। ठीक है, तो बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्या आप सकल की माँ शीला या जीतू या सीतू को बेरोजगार कह सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? क्या आप इन तीनों को बेरोजगार कह सकते हैं? अगर नहीं कह सकते तो क्यों नहीं कह सकते हैं? तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप अपने स्क्रीन पे देखिए, बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकते हैं। वो काम करने की इच्छा रखते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पाता है। उस तरीके की परिस्थिति को, उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? बेरोजगारी का सिचुएशन कहते हैं, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन कहते हैं। यानी कि लोग काम करने के लिए इच्छुक है लेकिन उन्हें काम मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, और वो काम करने के लिए उस लायक भी हैं। अब दूसरी बात है कि हम जो है 15 वर्ष से जो 15 इयर्स से लेकर के 59 इयर्स तक के जो बीच की ड्यूरेशन है, उस वर्ष उस जो जितने भी उस वर्ष के लोग हैं, उस आयु के लोग हैं, उन लोगों को हम क्या कहते हैं? जो है काम करने योग्य जो जनसंख्या है वो, ठीक है, वो श्रम करने योग्य जो जनसंख्या है। तो अगर इसके नीचे यानी कि 14 साल या 14 साल के नीचे के जो बच्चे हैं वो काम नहीं कर सकते, यानी कि जीतू और शीतू उसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि वो काम नहीं कर सकते, उसे चाइल्ड लेबर कहलाएगा, जो कि गैर कानूनी है। और 59 इयर्स के ऊपर यानी कि 60 साल उससे ऊपर का जो भी वृद्धाएँ होती हैं, उन्हें से भी हम काम नहीं करा सकते हैं, क्योंकि वो भी उस आयु के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि अगर जो सकल है, सकल के अगर कोई दादा दादी भी होते हैं या नाना नानी भी होते हैं, अगर हम उनके बारे में भी बात करते तो वो भी जो है इस दायरे में आते, तो वो भी जो है काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें भी हम लोग श्रमिक के कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ बातों को समझा। सबसे पहले कि जो श्रमिक
जो वर्ग है वो कौन सा है, वो 15 से 59 वर्ष तक के आयु के लोग ही होंगे, और अगर उसके नीचे के होंगे या उसके ऊपर के होंगे तो भी वो नहीं कहलाएंगे उस कैटेगरी में। अब आइए शीला के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो शीला अपनी इच्छा से घर का काम करती थी और वो बाहर काम करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो भी बेरोजगार नहीं कहलाएंगी। ठीक है, तो बेरोजगार कौन कहलाए कि जो काम करने की इच्छुक है लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है, और वो आयु भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और बेरोजगारी का जो डेफिनेशन है उसको बनाएंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बेरोजगारी को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ग्रामीण बेरोजगारी यानी कि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरा है नगरीय बेरोजगारी यानी कि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। जो ग्रामीण बेरोजगारी है उसे दो भागों में पुनः डिवाइड किया गया है। वो है प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरा है मौसमी बेरोजगारी यानी कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब जो नगरीय बेरोजगारी है यानी कि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, उसके अंतर्गत आता है शिक्षित बेरोजगारी यानी कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है। तो चलिए पहले हम लोग देखेंगे ग्रामीण बेरोजगारी जो होता है यानी कि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट वो क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रूरल बेरोजगारी यानी कि ग्रामीण बेरोजगारी के अंतर्गत प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। प्रच्छन्न बेरोजगारी उस बेरोजगारी को कहते हैं जिसमें कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात यदि इन लोगों को उस काम से हटा लिया जाए तो भी उत्पादन में कोई अंतर नहीं आएगा। यानी कि कुछ लोग जो काम करते हैं लेकिन उनकी जो उत्पादकता है वो शून्य होती है, मतलब उनकी जो योगदान है वो उत्पादन में नहीं हो पाती है। जैसे कि एक खेत में अगर हमें 2 लोगों की ज़रूरत है, अगर वहाँ 5 लोग काम करेंगे तो उत्पादकता तो वही रहेगी, उत्पादन तो वही रहेगी, यानी कि वो उत्पादकता में कोई भी योगदान नहीं दे पा रहे हैं। तो वो 2 लोग अगर उस खेत में काम ना करके कहीं और काम करते तो जो उत्पादकता है कहीं और जगह बढ़ती और उनका जो काम है उसका भी जो है फल मिलता, यानी कि उन्हें मजदूरी के तौर पर मिलता। जिस घर में वो रह रहे हैं उस घर की आय में बढ़ोतरी होती। तो इस प्रकार से जो वो दोनों लोग या 2 या 3 लोग जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उस खेत में वो बेरोजगार रह जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं इसे हम लोग, और ये गाँव में ही देखने को मिलती है ज़्यादातर। अब दूसरा जो है हमारा वो है मौसमी बेरोजगारी यानी कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि में लगे लोगों को कृषि की जुताई, बुआई, कटाई आदि कार्यों के समय तो रोजगार मिलता है, लेकिन जैसे ही कृषि कार्य खत्म हो जाता है तो कृषि में लगे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि लोग जो है कुछ समय तक कुछ मौसम भी ऐसे होते हैं जिस मौसम में कुछ जो अनाज है या फसल है वो उगते हैं, लेकिन जैसे वो सीज़न या मौसम चली जाती है तो उसका जो है उत्पादन जो है वो बंद हो जाती है। तो इसी प्रकार जो है वहाँ के जो लोग होते हैं, उस गांव के जो लोग होते हैं उस समय काल के लिए बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय तक उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा होता है, वो बैठ करके जो कमाए रहते हैं पहले उसी को खाते हैं। तो इसी को कहते हैं हम लोग मौसमी बेरोजगारी यानी कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी एक प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट ही हुआ, यानी कि बेरोजगारी ही हुआ। तो चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे शहरी बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी यानी कि नगरीय बेरोजगारी, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगारी, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। कोई व्यक्ति सालों लगाकर स्नातकोत्तर पढ़ाई कर लेता है, लेकिन जब वो अपनी पढ़ाई समाप्त करके और डिग्री साथ लेकर के बाज़ार में आता है तो उसे कोई काम नहीं मिलता है और वो बेरोजगार हो जाता है। तो इसी स्थिति को शिक्षित बेरोजगारी कहा गया है। तो जैसे देखते हैं हम कि कई सारे लोग काफ़ी सारी पढ़ाई करके बैठे रहते हैं लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिल पाती है। तो इस कारण से क्या होता है कि उनकी पढ़ाई भी जो है व्यर्थ हो जाती है और जो है उन्हें उनके जो वो जिस चीज़ के लिए वो कैपेबल हैं उन्हें उस प्रकार की जो है नौकरी नहीं मिल पाती है, इसीलिए वो बेरोजगार कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि हमने इस वीडियो में काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें कि हम लोगों ने मानव जो संसाधन के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी भी संसाधन के लिए मानव संसाधन किस प्रकार से ज़रूरी है और मानव संसाधन के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और जो ये दोनों जो तथ्य है वो किस प्रकार से कार्यगर है और इन दोनों के बिना किस प्रकार से मानव संसाधन संपूर्ण नहीं हो सकता है। मानव संसाधन के विकास के लिए इन दोनों चीज़ों की क्या महत्वता है, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने समझा है।
और हम लोगों ने ये भी देखा कि बेरोज़गारी क्या होती है। बेरोज़गारी जो क्या कर रही है हमारे मानव संसाधन को के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। तो हमने इन सब चीज़ों को आज समझा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया होगा। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आप देख लिए। कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो जैसे कि मैंने कहा है कि आप ऊपर आई बटन पे चेक कर लीजिए, वीडियोस को आगे देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। प्लीज़ सपोर्ट Sangeeta's Pathshala, and don't forget to click on the like, subscribe and on the bell button. Thanks for watching the video.